देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। मुंबई पानी पानी। कल भारतीय बाजारों में तेज उतार चढ़ाव के बीच में एक शांत क्लोजिंग, थोड़ी सी रिकवरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स आज फिर से ढीले डाले। लेकिन अच्छी खबर, मुंबई पर बादल छाए हुए हैं और बारिश होने के आसार हो रहे हैं और सुबह सुबह बारिश हो रही है, थोड़ी फुहारें पड़ती हुई दिखी है, तो थोड़ी राहत मानसून के फ्रंट पर आती हुई। बाजार को कितनी मदद मिलेगी हफ्ते के आखिरी दिन और क्या हो आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल और मैं हर्षिता सावंत। मुंबई में प्री मानसून शावर जरूर देखने को मिला है, लेकिन आज नजरें रहेंगी केरल तट पर। आज जो मैं सुबह थोड़ा सा लेट हुआ, उसके पीछे वजह ये थी कि बारिश हो रही, ड्राइव कर रहा था तो बारिश हो रही थी, तो गाड़ी साइड में लगाकर एक गर्मा गर्म चाय पी गई और ऐसा लगा कि मानसून की पहली बौछार काफी सूदिंग नजर आ रही है। जी हाँ, और शायद वहीं से मूड सुधरता हुआ दिखाई देगा अनिल, क्योंकि अब बाजार की नजरें तो बादल पर ही है। बिल्कुल, और आशीष से इस बात का जायजा लिया जाए कि क्या इस वीकेंड पर वो अच्छी खासी बारिश के बीच में चाय और पकौड़े का आनंद लेने के लिए तैयार है। जी हाँ, और स्पेशली वो एक अच्छा ट्रिगर रहेगा, क्योंकि यूएस मार्केट से तो संकेत वैसे नहीं दिख रहे हैं आशीष, तो आई गेस वीकेंड ही प्लान कर ली जाए। वाकई ग्लोबल क्यूज बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, पूरा बारिश पे दारोमदार रहने वाला है। अगर इंडियन मार्केट को सपोर्ट चाहिए, मुंबई में तो प्री मानसून है, सब इंतजार करेंगे कि केरल पे क्या ऑनसेट होता है वाकई मानसून का, वो इंपॉर्टेंट होगा आज, क्योंकि मेट का जो प्रेडिक्शन था आज डेडलाइन थी वो प्रेडिक्शन मीटअप होने के लिए। लेकिन जहां तक ग्लोबल क्यूज की बात है, बेहद कमजोर है। अमेरिकन मार्केट्स में 1% तक की कमजोरी थी, दिन के लोज पे जाके मार्केट्स क्लोज हुए और दिन भर कमजोरी के साथ ही कामकाज कर रहे थे। ध्यान रखिए, वहां पे बॉन्ड मार्केट्स में जो वोलेटिलिटी है, ग्रीस को लेकर जो कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं और जो जॉब्स डेटा आने वाला है उससे पहले नर्वसनेस थी। एक एक करके आपको समझाता हूं। हमने कल हाईलाइट करा था कि वेडनेसडे को अमेरिकन मार्केट्स में तेजी थी, बावजूद इसके कि वहां पे बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही थी, बॉन्ड्स क्रैश हो रहे थे, प्राइसेस, बॉन्ड मार्केट्स में वोलेटिलिटी थी, उसको नजरअंदाज करके अमेरिकन मार्केट्स में मजबूती आई थी परसों की ट्रेडिंग सेशन में। ऑब्वियस है कि कल वापस वहां पे सैनिटी लौटी, बॉन्ड मार्केट्स में जो वोलेटिलिटी है उसके चलते इक्विटी मार्केट्स में दबाव बनता हुआ नजर आया। और इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है, मैं जॉब्स डेटा की जो बात कर रहा हूं आज आने वाला है, ज्यादातर स्ट्रीट मान के चल रही है कि मजबूत जॉब्स डेटा आ सकता है और ज्यादातर लोग अटकलें लगाएंगे फिर इससे कि ब्याज दरें शायद जल्द बढ़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट डेटा है 15-16 को जो फेड की मीट है उससे पहले, तो सबकी नजर उस जॉब डेटा पे होने वाली है। लेकिन ग्रीस एक सरप्राइजिंग फैक्टर था जिससे इक्विटी मार्केट्स ग्लोबली दिक्कत में आए हैं। ग्रीस, आपको याद होगा आज वो डेडलाइन थी फ्राइडे को, 300 मिलियन यूरोज IMF को भुगतान करना था। कल देर शाम ग्रीस ने अनाउंसमेंट करा कि वो ये भुगतान नहीं करेगा। वो सबको सरप्राइज करा, तमाम क्रेडिटर्स को, और ग्रीस ने स्पेसिफिकली कहा है कि 4 ट्रांचेस में जून में पेमेंट करना था। 30 जून को जो आखिरी ट्रांच पेमेंट होना था उसके साथ ही अभी पूरे ट्रांचेस का पेमेंट होगा, यानी कि 1.6 बिलियन यूरोज 30 जून को अब ग्रीस IMF को रीपे करता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब अब लोग फिर से डरेंगे, अभी 15-20 दिन और ओवरहैंग बना रहेगा, यूरोजोन में रहेगा नहीं रहेगा, डिफॉल्ट करेगा नहीं करेगा, ये सब कंसर्न्स वे करेंगे और इसलिए आप देख रहे हैं इक्विटी मार्केट्स ग्लोबली प्रेशर में आते हुए। यूरोपियन मार्केट्स में ऑब्वियसली ग्रीस प्ले अप करता हुआ नजर आया और इनफैक्ट वहां पे भी बॉन्ड यील्ड्स इंच अप हुई, जर्मन बॉन्ड्स तो तगड़ा मूव दिखा रहे थे और उसी के चलते वहां पे भी हमने दबाव देखा। और यूरोपियन मार्केट में बॉन्ड यील्ड इसलिए स्पाइक अप हो रही थी क्योंकि मारियो द्रागी ने स्पेसिफिकली कहा है कि मार्केट्स को तैयार रहना चाहिए वोलेटिलिटी के लिए और तगड़ी वोलेटिलिटी के लिए, और इसके बाद हमने देखा था यील्ड्स में पुश अप होता हुआ नजर आया था। ऑब्वियसली कमजोर क्यूज हैं तो एशियन मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर सकता। तमाम एशियाई पैक कमजोरी के साथ आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा और SGX निफ्टी दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों में आज एक कमजोर शुरुआत होती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट कल के क्लोजिंग से तो यहां पे एक्सपेक्टेशंस है कि ऑलमोस्ट 3/4 और ये लगातार कमजोरी बढ़ रही है। इससे पहले मैंने देखा था लास्ट चेक तो 0.4% के आसपास का दबाव था, 3/4% के आसपास की प्रेशर के इंडिकेशंस आते हुए। तो क्लियरली प्रेशर आज SGX निफ्टी पर दिखाई देगा। लेकिन जो वरिंग फैक्टर है कि IMF ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व को कहा है कि 2016 में ही ब्याज दरों पर बढ़त का विचार करे, इस समय नहीं, और साथ ही 2015 के लिए भी अमेरिका की ग्रोथ अनुमान में बड़ी कटौती की है, 3.1% से घटाकर अब 2.5% किया है। We have revised our growth forecast down to 2.5% in 2015. This is largely due to those factors that affected the first quarter. But this is not our main message. We still believe that the underpinnings for a continued expansion are in place.
तो वो फिलहाल अपडेट्स आते हुए IMF कंसर्न्ड है कि यूएस की ग्रोथ में थोड़ी सी धीमापन देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह का ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में रिएक्शन देखा गया, यूएस 150 पॉइंट से ज्यादा टूटता हुआ, ग्रीस ने साफ कह दिया कि जून के अंत में आज तो पैसा वो वापस नहीं करेंगे। दो बड़ी चिंताएं, एक तो ये कि ग्रीस की चिंता को जो हम मानकर चल रहे हैं कि वहां डिफॉल्ट नहीं होगा, खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट्स का रिएक्शन उस पर ज्यादा है बजाय इसके कि IMF चीफ ये कह रहे हैं कि ग्रोथ का अनुमान करना है। ये तो इनफैक्ट एक्चुअली इक्विटीज के लिए पॉजिटिव है कि ऐसे में अगर ग्रोथ धीमी दिख रही है और अमेरिका में ब्याज दरें जल्दी नहीं बढ़नी चाहिए, ऐसा IMF को लगता है। वो अलग बात है IMF को क्या लगता है क्या नहीं लगता, उससे यूएस फेड को कितना फर्क पड़ता होगा, लेकिन अगर फर्क पड़ता है ग्लोबल मार्केट्स को तो स्टेटमेंट से और सेंटीमेंट से, और उस लिहाज से तो ये खबर पॉजिटिव समझी जानी चाहिए कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के लिए और ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन चूंकि इस वक्त नियर टर्म में आपके लिए ग्रीस का मुद्दा छाया हुआ है, जब हम ये मानकर चल रहे हैं कि ग्रीस का संकट सुलझने वाला है, थोड़ा और अटकता हुआ दिखा है, लेकिन अब भी बाजार ने उम्मीदें छोड़ी नहीं है। सिर्फ 170 पॉइंट की कमजोरी डाउ में, और अगर ग्रीस के इंडेक्स 1-1.5% की कमजोरी दिखाएं, इसका मतलब यह कि मामला टला है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा चिंता करने की शायद वहां से जरूरत नहीं। लेकिन जैसा हम कल भी बात कर रहे थे कि अब भारतीय बाजारों के लिए काफी हद तक संकेत ग्लोबल मार्केट से आते हुए दिखेंगे, क्योंकि हमारे लोकल ट्रिगर्स धीरे धीरे करके खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं और मॉनसून काफी हद तक भारतीय बाजार डिस्काउंट करके चलता हुआ दिख रहा है जब तक कि कोई नए फ्रेश डेवलपमेंट न हो। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों का या SGX निफ्टी का जो रिएक्शन आपको नजर आ रहा है तेज कमजोरी की तरफ, वो इसी वजह से कि ग्लोबल मार्केट्स आज आपको सपोर्टिव होते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन खासतौर से भारतीय बाजारों को नजर आज ओपेक की बैठक पर रखनी होगी। अगर ओपेक की बैठक में प्रोडक्शन कट का डिसीजन न लिया जाए तो उससे बढ़िया बात हमारे लिए हो नहीं सकती। तो काफी हद तक वो एक बड़ा फैक्टर होगा बजाय इन सारे फैक्टर्स के। लेकिन फिलहाल डेफिनेटली आज सुबह शुरुआत करने के लिए कल की रिकवरी के बाद अगर ग्लोबल मार्केट्स मजबूत होते तो बहुत बेहतर होता जी। लेकिन अगर वायदे बाजार की पोजीशंस या फिर FIIs का रुझान अनिल देखें तो हमने देखा है कल ऑफ कोर्स बाइंग फिगर दिखाई दे रहा है कैश मार्केट में, लेकिन मेरे ख्याल में वो ब्लॉक डील को भी नजर में रखना चाहिए। जो एक थोड़ा बहुत रिलीफ है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बड़े पैमाने पर खरीदारी की है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। और लिक्विडिटी सपोर्ट फिर से डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से 8000 के जैसे जैसे हम नजदीक पहुंच रहे हैं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये एनकरेजिंग है कि डोमेस्टिक फंड्स सप्लाई के सामने अपनी कुशन देते हुए नजर आ रहे हैं। कल के आंकड़ों को FIs के आंकड़ों को एडजस्ट करके देखें, 10 लाख शेयरों का एक सिंगल सौदा हुआ था 17,368 रुपए पर, यानी कि लगभग 1738 करोड़ की एक ब्लॉक डील हुई है। और अगर वो पूरी की पूरी ब्लॉक डील अगर FIs ने खरीदी है तो इसका मतलब साफ है कि आपके लिए जो 500 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा दिख रहा है वो लगभग 1200 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा बनता है। तो उस लिहाज से आंकड़े डेफिनेटली खराब है। और खराब इसलिए भी है हर्षदा कि काफी लंबे समय बाद आप FIs की तरफ से 4 डिजिट में बिकवाली का आंकड़ा देख रहे हैं। अब हो सकता है कि 100% FIs की तरफ से ये खरीदारी न हुई हो, लेकिन एक सिंगल ब्लॉक डील अगर 10 लाख शेयरों की हुई है तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि 1700 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो FIs की तरफ से हुई है वो इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन कुछ भी हो, कम से कम आप ये कह सकते हैं कि रिसेंटली जो कुछ भी कैश मार्केट के आंकड़े हैं उनमें ये सबसे बड़ा बिकवाली का आंकड़ा दिख रहा है। ये एक चिंता की बात है। और अगर आज के लिए ग्लोबल मार्केट से भी ज्यादा अगर कोई नेगेटिव ट्रिगर आपको देखना है तो वो कैश मार्केट की बिकवाली का है। लेकिन वायदा कारोबार में सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है और वो काफी बेहतर है। पहला तो ये देखिए कि इंडेक्स फ्यूचर्स में कल किसी तरह का कोई आंकड़ों में बदलाव नहीं है लॉन्ग और शॉर्ट में, यानी कि नेट आंकड़ों जीरो है। इसका मतलब साफ है कि अब इन लेवल्स पर FIs खरीदारी बिकवाली नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करते हुए दिख रहे हैं, चाहे फिर वो निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो। कल के सेशन में FIs की तरफ से शॉर्ट कवर्स होते हुए दिखे तो एक संकेत साफ तौर पर दिख रहा है 8100 के नीचे FIs की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है। ये अच्छा संकेत है। दूसरा बड़ा संकेत और पॉजिटिव संकेत है जो कि आपको स्टॉक फ्यूचर से पढ़ना चाहिए। लगभग 200 करोड़ की खरीदारी FIs की तरफ से आती हुई दिखी है। और जनरली वैसे पहला दिन है जब आप स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली का खरीदारी का आंकड़ा देख रहे हैं, 1-2 दिन और वो ट्रेंड देखना होगा। लेकिन जनरली ट्रेंड ये बताता है कि जो कुछ भी FIs का रुझान बदलता हुआ दिखता है पहले वायदा कारोबार से होता है और उसके बाद कैश मार्केट में होता है। तो वायदा कारोबार में 200 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदारी की अहमियत क्वांटम के लिहाज से नहीं है, डायरेक्शन के लिहाज से। और डायरेक्शन ये कह रहा है कि पहले FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट कवर करना शुरू कर दिया, स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग शुरू की है। और अगर ये ट्रेंड 1 या 2 दिन बरकरार रहता है तो फिर इवेंचुअली आप कुछ दिनों बाद हो सकता है आप कैश मार्केट में भी खरीदारी का आंकड़ा आते हुए देखें। तो आंकड़े बिल्कुल भी बुरे नहीं है, इनफैक्ट पॉजिटिव साइड पर हैं, खासतौर से वायदा कारोबार के। ऑप्शंस में जरूर खरीदारी का आंकड़ा बता रहे हैं 1572 करोड़ का, वहां थोड़ा सावधानी वाली बात है। वो इस लिहाज से कि FIs ने
अब बजाय इसके कि वो सीधे सीधे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट करें, वो पुट ऑप्शंस खरीद रहे हैं और कुछ हद तक उन्होंने जो शॉर्ट पोजीशन कॉल ऑप्शंस में बनाई थी वो भी उन्होंने कवर किए। तो आंकड़े साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि एफआईज एग्रेसिवली सेलर इस बाजार में नहीं है और ये थोड़ी सी राहत की बात हो सकती है। अनिल, लेकिन वायदे बाजार के ट्रेडर्स भारत में किन लेवल्स पर एक्टिव हैं और क्या फिलहाल उनकी का रवैया है? कल के सेशन में जिस तरह से उतार चढ़ाव हुआ हर्षदा, ऐसा लग रहा है कि ट्रेडर्स अब मन नहीं बना पा रहे हैं कि क्या यहां से अचानक से बड़ी मंदी हो जाएगी, 8,000 के नीचे टूटेंगे। जबकि वैसे देखा जाए तो पिछले 2-3 दिनों का प्राइस मूवमेंट ये सजेस्ट करता है कि 8,000 का लेवल आसानी से टूटने के संभावना है। 7,900 7,700 की रेंज को लेकर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं कल के स्क्रीन पर देखें, डेटा में देखें तो ये संकेत मिल रहा है कि लोअर लेवल पर अब शॉर्ट्स नहीं बन रहे हैं, कुछ शॉर्ट कवर होते हुए दिख रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। पहला तो एक निफ्टी फ्यूचर्स में प्रीमियम देखिए, 11 पॉइंट के आसपास की प्रीमियम हो गई। यही 2 दिन पहले आप डिस्काउंट में 11-12 पॉइंट ट्रेड करते हुए देख रहे थे निफ्टी फ्यूचर्स को। इसका मतलब साफ है कि लोअर लेवल पर निफ्टी फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन कवर होती हुई दिख रही है और ओपन इंटरेस्ट में भी कोई खास इजाफा हुआ नहीं है। बैंक निफ्टी में देखिए थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनती हुई दिखी, 66,000 शेयर कल नए जुड़े हैं, कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई है, कुछ फ्रेश पोजीशन तेजी की तरफ बनी है। स्टॉक फ्यूचर्स में काफी दिनों बाद ओपन इंटरेस्ट अब कम होता हुआ दिख रहा है। लगातार 2 दिनों से 1,70,00,000 शेयर कल फिर से कम हुआ है और एफआईएस की तरफ से खरीदारी के फिगर आए हैं। इसका मतलब यह कि कमजोर ट्रेडर्स हैं, उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कम किया है और मजबूत ट्रेडर्स जो है उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर किया और यह भी संकेत एक बेहतर है। पुट कॉल रेशियो अब भी 0.88 पर है, यानी कि किसी भी लिहाज से ओवरबॉट तो है नहीं। जो पोजीशंस बनी है वो शॉर्ट साइड पर अभी भी है। इसका मतलब साफ है कि आपको अभी भी शॉर्ट कवरिंग का सहारा लोअर लेवल पर मिल सकता है। अब जो एक्शन दिख रहा है वह ऑप्शंस के डेटा में 7,700 से लेकर 8,000 की रेंज में पुट में कल के सेशन में लगभग 12 लाख शेयर नए जुड़े हैं और एफआईज अब जो अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए पोजीशन बना रहे हैं वो पुट ऑप्शंस खरीद कर बना रहे हैं और वो 7,700 से 8,000 की रेंज में हो रही है, क्योंकि वहां पर आपको सस्ते पुट मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बजाय आप इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट करें, निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करें, बेहतर है पुट खरीद लें। 8,100 8,300 की रेंज में उन्होंने अपनी जो पुट की पोजीशन थी उसको कवर किया है। कॉल ऑप्शंस में कोई खास बड़ा बदलाव नहीं है। 8,300 8,400 की रेंज में थोड़े बहुत कॉल्स राइट किए गए, लेकिन वो बहुत चिंता वाली बात हो ऐसा नहीं है। तो वायदा कारोबार के आंकड़ों में साफ तौर पर यह संकेत मिल रहा है कि 8,000 8,100 की रेंज में कुछ शॉर्ट कवरिंग कल के सेशन में होती हुई दिखी है और हो सकता है जो डेटा है उस लिहाज से आज आप फिर उस रेंज में जाते हुए दिखें तो एफआईएस की तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग का सहारा वहां लोअर लेवल पर आपको मिलेगा। और हमारे साथ कई सारे जानकार होंगे आज आपको बताने के लिए कि यहाँ से आगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले अरूप रॉय चौधरी कंपनी के एनटीपीसी के सीएमडी से चेक लेंगे कि यहाँ से आगे का रवैया क्या रहेगा पावर सप्लाई को लेकर। साथ ही बाजार में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली ऑफ लेट, क्या इस समय अच्छी खासी खरीदारी का मौका आपके सामने खड़ा है और किन स्टॉक्स पर आप फोकस करें, आनंद टंडन बताएंगे। मौजूदा बाजार में इंश्योरेंस कंपनियां कहां पैसा लगा रही हैं, उनका नजरिया क्या है मार्केट पर, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और सीआईओ मिहिर वोरा से जानेंगे। साथ ही मॉनसून जो आज उम्मीद है केरल तट पर पहुंच जाएगा और ऐसे में एक बम्पर सेल हम आपके लेकर आ रहे हैं कि मॉनसून के माहौल में आप किन स्टॉक्स पर पैसे लगा सकते हैं, कौन सा शेयर आप को अच्छे खासे रिटर्न्स दिलाएगा, ये आपको बताएंगे रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा 9:50 पर सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। लेकिन बड़ा सवाल कि आज भारतीय बाजारों की शुरुआत कैसी रहेगी और दिन के दौरान आपका क्या ट्रेड रहे। अनिल, कमजोर ओपनिंग रह सकती है, लेकिन क्या दोपहर बाद किसी तरह की रिकवरी की उम्मीद में तेजी का प्ले बनेगा? थोड़ी रिकवरी आनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अल्टीमेटली रिकवरी टिकाऊ होगी या नहीं ये यूरोप के बाजार डिसाइड करेंगे, क्योंकि ग्रीस बड़ा फैक्टर है, ओपेक बड़ा फैक्टर है। तो वो काफी हद तक सेकंड हाफ में बाजार की क्लोजिंग कैसी हो सकती है हफ्ते के आखिरी दिन, वहां से संकेत आता हुआ दिखेगा। तो न्यूज फ्लो ड्राइव करेगा अब भी बाजार को बजाय लेवल्स के। लेकिन फिर भी इस तरह के बाजार में जहां आपको काफी उतार चढ़ाव दिखे दिन भर के दौरान, वहां लेवल्स की अहमियत तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। अब उस लिहाज से आज के सेशन में अगर आप देखें तो ज्यादातर से मुझे चीजें पॉजिटिव नजर आ रही है, क्योंकि एक तरह से आप डेटा देखें, पुट कॉल रेशियो, एफआईएस की तरफ से वायदा कारोबार के आंकड़े, प्रीमियम में आना, ये सारे संकेत थोड़े पॉजिटिव साइड पर है इंटरनल्स। लेकिन चूंकि सेंटीमेंट आपका ड्राइव होता दिख रहा है ग्लोबल मार्केट से, वहां पर वीकनेस के संकेत है। मॉनसून को लेकर कोई बहुत बड़े पॉजिटिव खबरें नहीं है, नेगेटिव नहीं है लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है। तो ये सारे संकेत हैं जो थोड़ा सा माहौल को सबड्यूड रख सकते हैं उस लिहाज से। और हफ्ते का आखिरी दिन है और आपको पता है 2-3 बड़ी इवेंट है,
मंडे को हो सकता है आपको गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले। तो उस लिहाज से ट्रेडर्स अभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, इस मूड में नहीं कि बड़ी खरीदारी करके जाए। अगर थोड़ी बहुत खरीदारी होनी भी है तो वो शायद फंड्स की तरफ से होती हुई दिखेगी, न कि ट्रेडर्स की तरफ से। उस लिहाज से कल का जो लो है 8050 के आसपास का, वो पहले आपके लिए एक अहम सपोर्ट का लेवल होगा। 8050 जब तक ना तोड़े तब तक आप एक बार की अपनी लॉन्ग पोजीशन अगर आपने कल बनाई तो उसे होल्ड कर सकते हैं। और 8050 के टूटने के बाद 50 से 75 पॉइंट की रिस्क निफ्टी पर तुरंत बढ़ती हुई दिख सकती है, जो कि 7975 8000 की रेंज में बाजार को ले जा सकती है। अपसाइड कितनी बन सकती है? 8200 से लेकर 8250, ये 50 पॉइंट की जो रेंज है, ये बेहद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। इसे पार करना उतना आसान नहीं होगा। बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स चाहिए जो या तो ओपेक की तरफ से आते हुए दिखे या फिर यूरोप में आपको ग्रीस की तरफ से आते हुए दिखे, तो ही आप सेकंड हाफ में उन लेवल की तरफ बढ़ने की या उसके पार जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में वोलेटाइल ट्रेड रहेगा। तो इस रेंज के जिस तरफ बाजार पहले पहुंचे, अगर कमजोर शुरुआत होने के जो आसार दिख रहे हैं, उस लिहाज से अगर आप पहले पहुंचे 8250 के आसपास, 8275 के आसपास, वहां स्टिक स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। और 8200, 8225 की रेंज में पहुंचे तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग या फिर एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो फिर से फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो स्क्रीन पर नजर रखें, वोलेटाइल ट्रेड के लिए तैयार हो। ये रणनीति आज के सेशन में आपके लिए हो सकती है। चलिए, तो ये रहेगी आज की रणनीति। लेकिन आप देखिए एसजीएस निफ्टी थैंकफुली 8100 पर वापस लौटा है। लो से रिकवर जरूर कर रहा है, लेकिन आप अब भी देखेंगे करीब आधे % का नुकसान वहां पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपको बताएंगे आज वो टॉप 10 स्टॉक्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए, जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा दिन के कारोबार में। ब्रेक के बाद और अब वक्त है टॉप 10 स्टॉक्स का। वो स्टॉक्स जो आज खबरों के दम पर दिखेंगे एक्शन में। हर्षदा के अलावा हमारे साथ जुड़ रही हैं अब सोनम, पूजा, वरुण और नियति, बताने के लिए उन सारे शेयरों पर। शुरुआत हर्षदा आपके साथ। जी हाँ, सबसे पहले रेडार पर रहेगा जस्ट डायल का शेयर, क्योंकि वो आखिरकार बायबैक को मंजूरी मिल गई है। याद रखिए कंपनी ओपन मार्केट से 25% तक बायबैक करने वाली है और प्राइस काफी इंटरेस्टिंग है। करंट मार्केट प्राइस 1109 रुपए का और कंपनी ने तय किया है वो 1550 रुपए पर वो बायबैक करेंगे। तो एक अपसाइड डेफिनेटली स्टॉक में आने की पूरी गुंजाइश। नेस्ले इंडिया होना चाहिए आपके रडार पे। आखिरकार कंपनी ने अपने जो शेल्स है उससे मैगी को वापस ले लिया है। पूरे देश भर में जिस तरह से लगातार राज्यों पे बैन चल रहा था, अब कंपनी का ये स्टेटमेंट आया है कि वो अपनी शेल्स से इसको बाहर कर रही है। मामला क्योंकि ज्यादा उलझता चला जा रहा है। हालांकि इनका मानना है कि प्रोडक्ट बहुत सेफ है, ग्राहकों की भरोसा और प्रोडक्ट की सेफ्टी इनकी प्राथमिकता है और मामला सुलझने तक ये अपनी शेल्फ से बाहर रखेंगे। पूरा स्टॉक वापस लाया जाएगा जब पूरा मामला सुलझ जाएगा। और इन्फोसिस भी रेडार पर रहेगा। कंपनी को शेयर होल्डर से नॉट मिल गया उस बोनस इशू पर जो 1:1 का कंपनी लेकर आएगी और साथ ही डिविडेंड पे आउट पर भी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट खबर है वो यही है कि कंपनी ने शेयर होल्डर से अनुमति ले भी ली अपने फिनिकल बिजनेस को एजवर्ब सिस्टम्स में, जो इनकी सब्सिडरी है, उसमें ट्रांसफर करने के लिए। कुछ एडवाइजरी फर्म्स ने इनफैक्ट इन्वेस्टर्स से आग्रह किया था कि उस पर गो अहेड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इन्फोसिस अकेले इस बिजनेस को 3400 करोड़ पर वैल्यू कर रही है। एसीएस का मानना था कि इसकी वैल्यूएशन कहीं ज्यादा होगी और अगर कंपनी इस बिजनेस को आगे जाकर लिस्ट करेगी तो वहां पर शेयर होल्डर्स को अंदाजा लगना चाहिए कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। लेकिन फिलहाल इन्फोसिस को वो अप्रूवल मिल गया है शेयर होल्डर्स से। साथ ही इन्होंने एक एक्विजिशन कावा का भी पूरा किया है। कोल इंडिया होना चाहिए आपके रडार पर। जिस तरह से नीलामी की अब डेट आ गई है, अगस्त में होने वाली है और साथ साथ में कोल लिंकेजेस पर जो ड्राफ्ट पेपर जारी है तगड़े अपग्रेड्स आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली और सीएलएसए ने कोल इंडिया को यहां पे अपग्रेड किया है। अपग्रेड करा इक्वल वेट से ओवरवेट की रेटिंग दी है। 369 से इसका लक्ष्य बढ़ा के 449 का तक का कर दिया है। 16% का एक अपसाइड पोटेंशियल यहां पे देख रहे हैं। FY 16-17 का ईपीएस अनुमान भी 7% और 11% बढ़ाया है। ये और ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं कोल इंडिया के रियलाइजेशन और वॉल्यूम ग्रोथ पर और कंटिन्यूसली इनके कंसेंसस से अबव एक्सपेक्टेशंस ये स्टॉक परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। सीएलएसए भी क्योंकि 14% कोल इंडिया का वॉल्यूम्स नॉन पावर सेक्टर को एफएसए के जरिए बेचा जाता है, तो अब इनकी जो प्राइसिंग पावर होगी वो ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आएगी। रिटरेट कर रहे हैं अपनी खरीदारी का कॉल। 455 तक के लक्ष्य सीएलएसए भी दे रहा है। 17% का एक अपसाइड पोटेंशियल कोल इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है। लुपिन रडार पर रहना चाहिए, जहां पर लुपिन को यूएस एफडीए से जेनरिक दवा एक्सफॉर्ज HCT टैबलेट्स के लिए मंजूरी मिल गई है। ये ब्लड प्रेशर की दवा है और इसका एनुअल सेल्स लगभग $16 करोड़ का है।
बजाज फाइनेंस होगा अगला काउंटर। यहाँ कंपनी को QIP के जरिए 1400 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिल गई है और इस QIP का जो फ्लोर प्राइस है वो करीब 4400 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। हम आपको बता दें कि यहाँ करंट मार्केट प्राइस कंपनी की इस वक्त 4340 है। रिलायंस पावर का काउंटर आपके खास रडार पे होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का जो शासन का अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है उसको लेके जो दिक्कतें हैं वो अब और बढ़ते हुए नजर आ रही है। आपको याद होगा कि 1 महीने पहले सरकार ने इस कंपनी के जो 17 साल का ब्लॉक था उसे डीएलोकेट कर दिया था और अब दरअसल इस कंपनी के जो मोहिर और मोहिर अमलोरी एक्सटेंशन ब्लॉक है उसमें जो कोल आउटपुट है उसे कैप करने के लिए सरकार ने यहाँ कहा है। अब तक करीब 20 मिलियन टन पर एनम का यहाँ से कोल आउटपुट निकलता था, जिसको कैप करके 16 मिलियन टन पर एनम करने के लिए कहा गया है। तो जो दिक्कत है रिलायंस पावर के लिए वो और अब बढ़ते हुए नजर आ रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अब इस बैंक ने भी अपने बेस रेट में कटौती की है, करीब 30 बेसिस पॉइंट की कटौती की। 9.95% का इस वक्त मौजूदा बेस दर है और ये जो चेंजेस है वो 8 जून से लागू होंगे। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी बैंक को करीब 5000 करोड़ के टियर 1 कैपिटल जुटाने की मंजूरी दे दी है QIP के जरिए। और इसके अलावा SKS माइक्रो फाइनेंस का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। कंपनी ने अपने ब्याज दरों में 1.55% की कटौती की, जो कि 1 जुलाई से लागू होगी। आइडिया सेलुलर के काउंटर पे खास नजर रखें, क्योंकि इस कंपनी ने दिल्ली NCR में अपने जो 2G और 3G डेटा पैक्स है उसके रेट में अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। 2G के जो डेटा रेट है उसमें 100% तक की बढ़ोतरी की गई है और जो 3G के डेटा पैक है उसमें करीब 33% तक की बढ़ोतरी की गई है। आपको याद होगा कि जो हाल ही में स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ था उसमें इस कंपनी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की बोलियां लगाई थी। उसके बाद मैनेजमेंट ने साफ कहा था कि आगे जाके डेटा रेट्स जो है वो हाइक होंगे और उसी के तहत कंपनी ने फैसला लिया है और अच्छी खासी बढ़ोतरी इनके डेटा रेट्स में की गई है। ONGC की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है। खबरें ये है कि ONGC विदेश ने यहां पर विड्रॉ कर दिया है ब्राजील के पोको वर्डे ऑयल ब्लॉक से। इसी हफ्ते में कंपनी ने यहां पर एक घोषणा की थी कि उन्होंने एक लाइट ऑयल की डिस्कवरी की है ब्राजील में, लेकिन यहां पर एक क्लैरिफिकेशन आया है कि उन्होंने ऑलरेडी इसके राइट्स पेट्रोनास जो उसका ऑपरेटर है जिसके पास 75% का हिस्सा है उनको ऑलरेडी असाइन कर दिए हैं और जो प्रोसेस है पार्शियल विड्रॉल का रेगुलेटर को नोटिफाई करने का वो ऑलरेडी रडार पर है। इसलिए ONGC ने ऑलरेडी इसे विड्रॉ कर चुके हैं। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज खबरों के दम पर दिखेंगे जबरदस्त एक्शन में और इन शेयरों पर रणनीति हम आपके लिए तैयार करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन इस बीच बता दूं, टाटा मोटर्स के मई महीने के JLR के आंकड़े भी आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं और अच्छे नंबर्स नजर आ रहे हैं। लैंड रोवर की बिक्री में 10% की बढ़त दिख रही है और साथ ही जगुआर की बिक्री में 16% के आसपास की बढ़त। तो अच्छे नंबर्स यहां पर आते हुए दिख रहे हैं यूरोप से टाटा मोटर्स के लिए। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। राकेश बंसल, विकास सेठी और हेमंत टुकराल देने के लिए आज की। चलिए बनाते हैं आज की रणनीति आपके लिए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ और शुरुआत करते हैं तकनीकी राय के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं RK ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी भी जुड़ चुके हैं। राकेश, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? कल जिस तरह से उतार चढ़ाव के बीच हमने एकदम फ्लैट क्लोजिंग देखी है, अब सबसे पहली बात तो है कि निफ्टी पर लेवल्स क्या है, हमें सपोर्ट कहां नजर आ रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस क्या है और अगर आज फिर से जो शुरुआत 40-50 पॉइंट नीचे होने के संकेत आ रहे हैं निफ्टी पर, अगर इतनी गैप डाउन ओपनिंग हो तो क्या खरीदना चाहिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है बिल्कुल खरीदना नहीं चाहिए। निफ्टी में ट्रेंड एक्सट्रीमली बेरिश है। अगर आप ध्यान दें, ट्यूसडे को भी मैंने बोला था कि निफ्टी में 80-100 के टारगेट्स थे जो अचीव हुए थे। कल एक नीचे से पुल बैक जरूर देखा था, बट अब हमने कल के सत्र में यूएस मार्केट्स में एक फ्रेश सेल ऑफ देखा है और मेरा ऐसा मानना है अब 8100 का सपोर्ट टूटेगा और निफ्टी 8000 तक आराम से फिसल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए 8168 का ऊपर का एक क्रिटिकल लेवल है। जब तक ये लेवल नहीं टूटता है मेरा ऐसा मानना है मंदी इंटैक्ट रहेगी। अगर 8168 के लेवल्स ऊपर में टूटते हैं तब निफ्टी एक पुलबैक मोड में जाएगा, बट मुझे इसके चांसेस लगते नहीं है। चांसेस इस चीज के लगते हैं कि निफ्टी 8000 के लेवल को पहले नीचे में टेस्ट करेगा। क्लियरली मेरा ऐसा मानना है बेच के चलना चाहिए, बाइंग को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब अभी तक जो आईटी स्पेस ने मार्केट की डिक्लाइन में पार्टिसिपेट नहीं करा था, शायद आज हम आईटी सेक्टर के अंदर एक नया सेल ऑफ देखें। ओके, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी में एक सेल ऑफ का अनुमान और फिलहाल विकास का, जहाँ पर राकेश कन्विंस नहीं है
कि तेजी में की पोजीशन लेनी चाहिए। हर पुल बैक पर वो अब भी कह रहे हैं कि बिकवाली करें और 8000 के लेवल्स को जरूर टेस्ट करेगा मार्केट। विकास सेठी भी हमारे साथ है। विकास, आपका रवैया क्या रहेगा मार्केट में? क्या आप भी राकेश की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि एक अपसाइड मिले तो शॉर्ट करें इस मार्केट को, बिकवाली की पोजीशंस में रहना बेहतर है? देखिए हर्षिता, मेरी जो राय रहेगी वो, अगर आपका सिर्फ इमीडिएट शॉर्ट टर्म का आज का व्यू है या कल तक का व्यू है तो हो सकता है बाजार में थोड़ा और पेन हो सकता है कि जैसे हम खुले 50 पॉइंट नीचे निफ्टी में और फिर वो थोड़ी एग्रेवेट हो सकती है सेलिंग। लेकिन जिस तरह से बाजार में हमने पिछले 3-4 दिनों में एक पैनिक जैसा रिएक्शन देखा है और जो भी नेगेटिव है, जैसे मानसून को लेके नेगेटिव है, वो भी मोर और लेस प्राइस इन है और यहाँ तक कि मानसून तो हमने 12% के शॉर्टफॉल को भी फैक्टर इन कर लिया है। तो आज जैसे मानसून के केरला कोस्ट को हिट करने की बातें हो रही है, अगर वो होता है, और उसके अलावा जो ग्रीस को लेके भी जो नेगेटिव्स है वो मोर और लेस प्राइस इन है। बाजार को ऑलरेडी तैयार कर दिया गया है कि ग्रीस अगर डिफॉल्ट भी, जैसे डेफर तो उन्होंने कर दिया है, अगर डिफॉल्ट भी करे तो मेरे ख्याल में एक नीजर रिएक्शन सा हो सकता है। तो मेरी राय में अगर किसी का थोड़े पीरियड का नतीजा है तो ये जो गिरावट आज देखने को मिलेगी या अगर थोड़ी एग्रेवेट होती है तो वो एक खरीदारी करने का मौका होगा। तो मेरी राय में मैं तो जो फंडामेंटली अच्छी स्टॉक्स है, और जैसे कि अभी राकेश जी ने बोला कि आईटी में थोड़ी नेगेटिव संकेत है, मुझे लगता है आईटी कुड परफॉर्म, क्योंकि जिस हिसाब से ग्रीस के न्यूज के बाद रुपए में थोड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है, उसका एक मेजर बेनिफिशियरी आईटी सेक्टर होगा। और उसमें भी जैसे स्पेसिफिक स्टॉक्स को लेके भी पॉजिटिव न्यूज है। इन्फोसिस मुझे करंट लेवल्स पे अच्छा लगता है, ऑलरेडी बीटन डाउन है, रुपए में गिरावट है, पॉजिटिव न्यूज है। तो मुझे नहीं लगता कि आईटी में ज्यादा प्रेशर रहेगा, और अगर आईटी में भी प्रेशर रहता है तो वो एक खरीदारी का बिल्कुल मौका होना चाहिए। इंटरेस्टिंग फंडामेंटल राय खरीदारी की आती दिख रही है आईटी शेयरों पर, और राकेश कह रहे हैं कि आईटी शेयरों में कमजोरी की लीडरशिप आ सकती है। राकेश से डिटेल में आईटी शेयरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे लेकर आएंगे आपके लिए बाजार के सामने जो इस वक्त बड़े सवाल हैं, उन पर क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, चाहे आप ट्रेडर हों या इन्वेस्टर, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमेरिकी बाजारों में 1% तक की तेज गिरावट, एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत, एसडीएक्स निफ्टी लगभग 0.5% नीचे, ग्रीस के पेमेंट को लेकर चिंताएं बरकरार। आईएमएफ ने अमेरिका की ग्रोथ पर जताई चिंता, यूएस का ग्रोथ अनुमान घटाकर 2.5% किया, फिर से कहा 2016 में ब्याज दरें बढ़ाने पर करें विचार। पिछले साल काफी कम थी, उसके बावजूद भी ओवरऑल बहुत बढ़ोतरी नहीं थी, लेकिन बहुत छोटी अंश में थोड़ी सी बढ़ोतरी थी। तो इस साल मैं उससे बेहतर सिचुएशन देखता हूं। खराब मॉनसून से महंगाई बढ़ने की आशंका को वित्त मंत्री ने किया खारिज, कहा नहीं बढ़ने देंगे महंगाई, ना ही होगी अनाज की किल्लत। नेस्ले ने मैगी को बाजार से हटाने का लिया बड़ा फैसला, कहा मामले पर सफाई आने के बाद ही बाजारों में लौटेगी मैगी। गुजरात, तमिलनाडु और नेपाल में भी मैगी की बिक्री पर लगी रोक। राज्य और केंद्र सरकार के बीच जीएसटी पर कायम है मतभेद, राज्यों की 5 साल तक नुकसान की भरपाई की मांग, तंबाकू पर अतिरिक्त टैक्स लगाने को भी कहा। और देश के सबसे बड़े ट्रैवल अवार्ड का ऐलान, महाराष्ट्र का तारकली बेस्ट बीच डेस्टिनेशन, ताज मुंबई को मिला बेस्ट प्रीमियम होटल का खिताब। लेकिन बाजार के लिए इस वक्त कौन से हैं वो बड़े अहम सवाल जो हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में आपको जानना जरूरी है, बताने के लिए हमारे साथ हैं हर्षदा। बताइए हर्षदा, कौन से सवाल हैं आज रेडार पर? शुक्रिया अनिल। सबसे पहले रेडार पर ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट के कंसर्न्स ही रहेंगे। कंसिडरिंग ग्रीस ने कहा है वो और टाइम लेंगे उस पे आउट के लिए, और अमेरिकी मार्केट्स में एक सेल ऑफ देखने को मिला है। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट्स का भारतीय बाजारों पर कितना असर पड़ेगा और कितना दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कल भारतीय बाजारों में जो रिकवरी की साइंस आती हुई दिखाई दी थी, क्या वो आज बरकरार रह पाएंगे? भले ही हम कमजोर खुले, लेकिन क्या वहां से स्ट्रेंथ हम बिल्ड कर पाएंगे? और ऐसे में क्या निफ्टी पहुंचेगा 8250 के पार? लेवल्स के लिहाज से यहां नजरें रहेंगी कि हम हायर ग्राउंड कितना अचीव कर पाते हैं। स्टॉक्स में ऑफ कोर्स नेस्ले रेडार पर रहेगा, क्योंकि मैगी का स्टॉक वापस लेने पर कंपनी ने निर्णय ले लिया है। तो क्या यहां पर और भी गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है? क्या पिटेगा शेयर? साथ ही कोल इंडिया
रेडार पर भी रहेगा, क्योंकि एफआईआई ब्रोकरेजेस काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। 450 रुपए का टारगेट इन्होंने दिया है। तो आज स्टॉक में कितनी तेजी बनती हुई दिखाई देगी, ये है हमारा आखिरी सवाल। बिल्कुल, तो ये सारे स्टॉक्स और मुद्दे रहेंगे छाए बाजार पर। आज उनके जवाब लेंगे हर्षदा, हम हमारे एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले सरकार अपनी कंपनियों में विनिवेश से पीछे नहीं हटेगी, ये कहना है वित्त मंत्री अरुण जेटली का। उन्होंने कहा कि सरकार बाजार की रोज रोज की चाल पर तो नजर नहीं रखती और न ही उससे उनकी योजनाओं पर कोई फर्क पड़ता है। I don't read too much on daily movements as far as markets are concerned. By and large, with the health of the economy recovering, I see much greater stability as far as the markets are concerned. And therefore, the divestment program of the government will continue as it has been planned. और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह भी भरोसा दिलाया कि कमजोर मॉनसून से डरने की जरूरत नहीं है। देश में अनाज के भंडार भरे हुए हैं और इससे किसी तरह की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। इस बार का जो ट्रेंड है वो स्पष्ट रूप से ये दिखा रहा है कि जो रीजनल स्प्रेड है इसमें थोड़ी बहुत कमी केवल उसी क्षेत्र में है जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आते हैं, जहां सिंचाई की सुविधा काफी है और इसलिए बाकी 3 क्षेत्रों में बरसात इतनी कम नहीं दिखला रहे वो, और इसलिए इसका कोई खाद्यान्न की पैदावार पे बहुत असर पड़ने वाला है या उसकी उपलब्धि पे पड़ने वाला है, ये नहीं है। और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश बंसल, विकास सेठी, और हम स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। जस्ट डायल विकास, इस स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूं। 1550 रुपए तक की प्राइस का बायबैक अनाउंस किया, ओपन मार्केट परचेज के जरिए होगा। 25% पेड अप इक्विटी खरीदने की योजना है कंपनी की, यानी कि अच्छी खासी प्रीमियम पर होता हुआ दिख रहा है। कल का एक बार प्राइस देख लिया जाए, जस्ट 1109। वाह फैसला आपको याद है, 1.5% ऊपर ये स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया कल के सेशन में। बताएं कितनी और तेजी बन सकती है विकास, और क्या यहां पर भी खरीदारी करनी चाहिए? देखिए अनिल जी, ये न्यूज पे स्टॉक गैप अप ही खुलना चाहिए, लेकिन जिस तरह का इन्होंने बायबैक का एक अनाउंसमेंट किया है कि हम अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1550 रुपया और वो भी ओपन मार्केट से खरीदेंगे, तो वो कोई एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमने अभी बेयर क्रॉप साइंस के केस में देखा कि एक फिक्स प्राइस और वो शेयर होल्डर से इस प्राइस पे खरीदेंगे, ऐसा अगर कुछ होता तो फिर दैट वुड हैव गिवन अ मच बेटर पॉजिटिव रिएक्शन टू द स्टॉक। बट अप टू अ मैक्सिमम बोला है तो मतलब हालांकि स्टॉक में 3-4-5% की तेजी जरूर आज हो सकती है, बट दैट शुड बी इट। और बाकी भी स्टॉक चूंकि अपने ऊपरी स्तर 1700 के लेवल से काफी पिटा हुआ है, फिर इनका और कई वेंचर्स में अभी जाने का इरादा है, जैसे इन्होंने अभी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी शुरू करी है, उसके अलावा जो सर्विसेज है जैसे कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, इस तरह की सर्विसेज भी लॉन्च करी है। और जिस तरह से जो अनलिस्टेड स्पेस में जो ई कॉमर्स की कंपनियां के वैल्यूएशन है उनको देखते हुए लगता है स्टॉक करंट लेवल्स पे एक अच्छे वैल्यूएशन पे है, और उस हिसाब से फंडामेंटल्स के मुताबिक भी स्टॉक में थोड़ी तेजी बनी रहेगी। बट जहां तक बाईबैक से जो इमीडिएट रिएक्शन होना चाहिए वो एक मतलब 4-5% के आसपास का ही मेरी राय में होगा। आज का टारगेट क्या होगा चार्ट्स पर जस्ट डायल में राकेश? हर्षिता, मुझे नहीं लगता है कि यहां से कोई रैली बनेगी ऊपर में। 1200-1250 एक स्ट्रांग सप्लाई एरिया है, जैसे विकास जी कह रहे हैं कि 5% अगर ऊपर स्टॉक मिल जाए तो मेरा ऐसा मानना है एक एक्सीलेंट शॉर्टिंग कैंडिडेट है। हर्षिता जी, अगर आप ध्यान दें तो रिलायंस इंफ्रा भी ऐसा एक बायबैक लेके आया था और स्टॉक वहां से आधा हो गया। स्टॉक का काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बायबैक के चक्कर में किसी भी रिटेल निवेशक को स्टॉक में बाइंग नहीं करनी चाहिए। अगर किसी में दम है तो उछाल पर स्टॉक को बेच के एफएनओ में छोड़ देना चाहिए, और कुछ नहीं तो जो प्रीमियम है रोल ओवर का वो भी पॉकेट के अंदर आएगा, और मेरे को लगता है ये स्टॉक आगे चल के काफी नीचे ही ट्रेड करेगा। कौन सा लेवल है जहां शॉर्ट करेंगे आप? देखिए अनिल जी, अगर ये 5% ऊपर मिल जाता है जैसे विकास जी कह रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है वो 5% ऊपर का भाव ही शॉर्टिंग के लिए एक अच्छा भाव रहेगा। श्योर, क्योंकि बायबैक बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग पर कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि टेक्निकली थोड़े से लंबे चार्ट देखकर बताएं कितना ऊपर जा सकता है। अनिल जी, लंबे चार्ट देख के ही बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक 1200-1220 के ऊपर भी बंद होगा। एक बार आज इसको खोलने देना चाहिए और उसके बाद मेडन मतलब 10% की अपसाइड, चलिए तो 10-1% और ऊपर हो तो फिर वहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाएं, ये राय आती हुई। लेकिन कुल मिलाकर
उछाल पर शॉर्ट पोजीशन में। इंटरेस्टिंग बात दिख रही है आज विकास की और राकेश की राय बराबर दिख रही है दोनों ही स्टॉक में। पहले इन्फोसिस IT शेयर पर, इनफैक्ट IT शेयर पर भी राकेश से हमें बात करनी है, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे और एक और मुद्दे पर बात करेंगे, और वो इंटरेस्टिंग मुद्दा है। इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन उसे खरीदने वाले लोग नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं NTPC के CMD अरूप रॉय चौधरी? जानेंगे उन्हीं से इस ब्रेक के बाद। मुंबई में मौसम सुहाना होता दिख रहा है। उम्मीद करें कि दलाल स्ट्रीट पर जमकर बारिश होती दिखे, बाजार का मूड सुधरे हफ्ते के आखिरी दिन। लेकिन देश में बिजली सस्ती है, लेकिन इसे फिर भी खरीदने के लिए खरीदार गायब हैं। ये मानना है बिजली बनाने वाली सरकारी कंपनी NTPC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अरूप रॉय चौधरी का। NTPC की विस्तार योजना और ऑर्डर बुक पर डिटेल में बातचीत की मिस्टर चौधरी ने हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय के साथ। मुझे कैपेसिटी एडिशन को लेकर एक छोटा सा सवाल मन में ये आ रहा है, कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बायर कोई नहीं मिला, खरीदार उस ढंग से नहीं मिला। कितनी बड़ी चुनौती है? सबसे बड़ा चुनौती है, देखिए कैपेसिटी एडिशन तो करना जरूरी है क्योंकि इकोनॉमी के लिए आपको बिजली चाहिए, और ये नहीं हो सकता कि बिजली आपको जब चाहिए तब आप पावर प्लांट लगाए, फिर 5 साल लग जाएंगे। तो पावर प्लांट लग गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें जो खरीदने वाला है बिजली, वो कैसे एम्पावर हुआ खरीदने के लिए? इसमें 2 चीजें, एक तो जो हमारे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, जो हमारे हर 3 यूनिट में 1 यूनिट बिजली लॉस होता है, इसको पकड़ना है। 1/3 बिजली का दाम उससे कम हो जाएगा अगर उसको हम कंट्रोल कर सकें। दूसरा ये कि हमारे जो पिट हेड्स प्लांट्स हैं, जहां कोल नजदीक में उपलब्ध है, वहां हम जनरेशन प्रोडक्शन, कोयले का प्रोडक्शन बढ़ाए और जनरेशन बढ़ाए। तो ये दोनों होने से जो एक अफोर्डेबल बिजली बनेगी, उस अफोर्डेबल बिजली को मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी खरीद सकता है। जैसे अभी NTPC का एवरेज कोल पावर कॉस्ट है 3 रुपये 10 पैसे। 3 रुपये 10 पैसे में कोई भी खरीद सकता है, लेकिन पूरे देश की ऐसी स्थिति है कि 3 रुपये 10 पैसे या 3 रुपये 50 पैसे में बिजली नहीं दे पा रहा। इसको देखना पड़ेगा। इसमें डिस्कॉम कितने जिम्मेदार कहे जाएं? खासतौर से NTPC के ऊपर एक हमेशा से रहा है, डिस्कॉम का पेमेंट काफी ड्यू होता है, अभी भी ड्यू है आपके ऊपर? नहीं, हमारे पास पेमेंट ड्यू तो नहीं होता, डिस्कॉम टाइम से पेमेंट दे देती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजली हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम बंद हो जाए तो हमारा 75 से 80% खर्चा जो है कोयले का होता है, रेलवे का होता है, वो पैसा तो हम दे चुके थे 3 महीना पहले। तो अगर मानिए हमारा पेमेंट ना मिले, हम बंद हो जाए, तो अल्टीमेटली डिस्कॉम को बिजली नहीं मिलेगी। तो पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते हैं। अभी अगर कैपेसिटी एडिशन की बात करें तो क्या प्लान है आपका फर्दर इस करंट फिस्कल में और अगले फिस्कल में? देखिए, हमारा 20,000 मेगावाट को अंडर कंस्ट्रक्शन, और हमारा 12th प्लान में 12,000 मेगावाट का करीब टारगेट था, उससे हम बहुत ज्यादा करेंगे। कैपेसिटी एडिशन ऑन ट्रैक है। ऑर्डर बुक कैसे? ऑर्डर बुक तो बहुत ज्यादा है। ऑर्डर बुक तो टोटल 1,05,000 मेगावाट का है, जिसमें अभी हम 44 कर चुके हैं, करीब 24 कंस्ट्रक्शन पे है, 20 और अवार्ड पे है। उसमें कोई चिंता नहीं है, हमें देखना है कि ईंधन मिले और बायर मिले। तो इस समय NTPC की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बायर्स कम है मार्केट में। इन प्राइसेस पर कोई ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खरीदना नहीं चाहता। हालांकि कंपनी के हाथ लगभग तगड़े ऑर्डर्स हैं, लेकिन ज्यादा बायर्स नहीं दिख रहे हैं। स्टॉक कल याद रखिए करीब 1% की गिरावट पर था, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग काउंटर्स रेडार पर रहेंगे। और एक स्टॉक जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में है वो है मैगी, और कंपनी ने भी खुद मान लिया है कि फिलहाल कुछ इश्यूज नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा मुद्दा बाजार में है, उन्होंने अपना स्टॉक विड्रॉ कर लिया है। लगभग 6004 पर वो स्टॉक आ चुका है करंट सेल ऑफ में। विकास, इन डेवलपमेंट्स के चलते क्या स्टॉक और पिटेगा? क्योंकि कल कई ब्रोकरेजेस ने कहा था कि डाउनसाइड रिस्क है,
मैगी के प्रोडक्शन पर थोड़ी सा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी ने खुद वहां पर कुछ प्रोडक्शन कर्टेल करने की कोशिश की है और एग्जिस्टिंग स्टॉक भी मार्केट से उठा लिया है, वापस लिया है। देखिए हर्षिता, हमने पिछले 2-3 दिनों में ऑलरेडी काफी बड़ी एक करेक्शन स्टॉक में देख ली है, बट फिर भी ये न्यूज के कारण अभी भी जो पेन है वो जारी रहेगा और मुझे लगता है करंट लेवल से भी स्टॉक में 10-1% का करेक्शन और होना चाहिए। और अगर ये स्टॉक 5,000 से 5,500 के लेवल पे तक आता है तो फिर एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या जिनको वैल्यू इन्वेस्टर के लिए वो एक खरीदारी करने का मौका हो सकता है, क्योंकि मैगी अपने आप में भी एक 20 से 25% जो इनका सेल्स का कंपोनेंट है और वहां पे जब दिक्कतें आई है तो ये जो आने वाले क्वार्टर्स में जो नतीजे आएंगे कंपनी के, उसमें काफी अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ये जब तक ये मामला नहीं सुधर जाता तब तक एक अपसाइड भी देखी नहीं जा सकती। और जहां तक पेन का सवाल है वो मेरे ख्याल में अभी और 10% के करीब का पेन हमको देखना चाहिए स्टॉक में। ओके, यहाँ से 10% की और गिरावट हो सकती है, लेकिन उससे पहले मैं तकनीकी राय लूं आपसे। राकेश, एक सर्वे करना चाहता हूं आप तीनों के बीच में। राकेश, विकास और हर्षिता, ये बताएं कि मैगी पर बैन तो लग गया और एक बार इन्होंने हटा भी ली, वापस प्रोडक्ट अगर शुरू होता है, बैन हटता है, आप मैगी खाएंगे? विकास, शुरुआत आपके साथ की जाए पहले। देखिए ऐसा तो जरूर खाएंगे, बट मैं कोई मैगी पे बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूं। बट बच्चे घर में खाते हैं तो बच्चे जब खाते हैं तो उनको अभी तो जैसे रोका हुआ है या खाने नहीं दिया जा रहा है, बट जब सब बैन हट गया तो और इनके आप अपने बच्चों को खाने देंगे फिर? हाँ बिल्कुल। राकेश? अनिल जी, मैं चीज कहना चाहूंगा, मैंने अपने बेटे को एक चीज बोली कि मैगी नहीं खाना, तो कहता पापा मैं मैगी नहीं खाता हूं, मैं फूडल्स खाता हूं। वो शायद दूसरी कंपनी के हैं, तो आजकल बच्चे भी बड़े स्मार्ट हैं। बट डेफिनेटली अगर ये बैन हटता है तो बच्चों को रोक पाना काफी मुश्किल होगा। ऐसा आप भी मैगी कंज्यूम करती है तो मुझे हाँ, मेरी एक्चुअली क्रेविंग और भी बढ़ गई है इस रीसेंट कंट्रोवर्सी के बाद, हम रेजिस्टिंग इट, बट हाँ कभी कभार व्हाई नॉट। बिल्कुल। तो चलिए, बैन खत्म होने के बाद शायद मैगी कंज्यूमर्स फिर भी रहेंगे, लेकिन राकेश एक क्विक चेक चार्ट पर मैगी पर बैन के बाद ये स्टॉक कितना गिर सकता है आज, और क्या फिर ऐसे में एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर कहीं नीचे खरीदारी का मौका दिखता है आपको? नहीं अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कॉन्ट्रा कॉल नहीं लेनी चाहिए। जैसे विकास जी ने भी बोला कि यहाँ से 10% का डाउनसाइड है। टेक्निकली देखें तो 5600 से पहले नेस्ले का कोई सपोर्ट नहीं है और पिछले 2 दिनों में प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी खराब है। मेरा ऐसा मानना है किसी भी उछाल पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अभी बॉटम फिशिंग करने का बिल्कुल भी समय नहीं आया है नेस्ले के अंदर। न्यूज फ्लो पॉजिटिव ना हो तब तक खरीदने के लिए इंतजार करें, ये राय आती हुई चार्ट्स के लिहाज से राकेश की। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारा फोकस कुछ और स्टॉक्स पर रहेगा, इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है जहां पर एक्शन आज दिखेगा, उन पर राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, हमारे साथ है राकेश बंसल, विकास सेठी और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेमंत ठुकराल भी। हेमंत, गुड मॉर्निंग। वायदे बाजार में आज की क्या तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है मार्केट कल के सत्र में हल्की सी रिकवरी के संकेत जरूर दिखा रहा था। आज हालांकि इंटरनेशनल क्यूज फिर से नर्म है, लेकिन 8100 क्या हम डिसाइसिवली क्या होल्ड कर पाएंगे और क्या तेजी की पोजीशन लेना ठीक है, या फिर आप अब भी बिकवाली की ही पोजीशंस पर ज्यादा जोर देंगे? देखिए, गुड मॉर्निंग हर्षिता, मेरे हिसाब से जो कल रिकवरी देखी है दैट इज मोर ऑफ अ टेक्निकल पुल बैक। जो आपका सेटअप है मार्केट का वो डेफिनेटली थोड़े से वीकनेस की तरफ ही सिग्नल कर रहा है। हम उस बहुत ही अहम सपोर्ट से कल रिबाउंड किए, क्योंकि 8050 और 8000 पे ही सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है। तो मेरे हिसाब से अगर बाजार सेल ऑन राइज है जब तक 8250 क्रॉस नहीं करता है, तो जो मेरा टारगेट है डाउन साइड पे वो अभी भी 807950 है। तो अगर कोई भी आपको ऊपर रैली मिलती है तो उसमें आपने बिकवाली ही करनी है। तो मेरे हिसाब से मार्केट वीक है। यस, इस लेवल पे अब ये क्वेश्चन होता है कि इस लेवल पे बेचना है या नहीं बेचना है, मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। आई विल बी ट्राइंग टू सेल अराउंड 8150 8170। जो मेरे हिसाब से अभी जो पुल बैक कल आया है उसके अंदर थोड़ा सा और अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है आज या मंडे तक। तो आई विल ट्राई टू सेल अराउंड 8150 8180 और 8250 का स्टॉप लॉस।
क्योंकि वहां से जब मार्केट गिरेगी तो मेरे ख्याल फिर से एक बार हमें 8000 या 7950 भी टच करना पड़ सकता है। बट ओवरऑल मार्केट सेटअप इज वीक और मार्केट अभी सेल ऑन राइज पे ज्यादा है। ओके, तो फिलहाल बाजार में उछाल में करें बिकवाली 8150 8180 वो रेंज है जहां पर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। वायदा कारोबार के आंकड़े यही कह रहे हैं, ये राय हेमंत की। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन। बताएंगे आपको कैसी होगी भारतीय बाजार की शुरुआत। रुपए की ओपनिंग पर होगी नजर, जहां कल क्लोजिंग होती दिखी है एग्जैक्ट 64 के लेवल पर। प्री ओपनिंग सेशन पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।